गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ सीजी बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट जीव विज्ञान बायोलॉजी का 1 शॉट 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वॉच आउट करना है। तो let's start the video. Any doubt and the confusion, comment on it. तो let's start the 2 marks of the question. तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से यूनिट से आएंगे और चैप्टर्स को देखेंगे, साथ में आपके उसके और भी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जिसको आपको कवर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं। तो उस टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक है, स्त्री जनन तंत्र में कार्य बताइए का क्वेश्चन लिया गया है। इसमें केवल एक या दो हिस्से को कवर किया गया। तो आपको पूरे जनन तंत्र में, जहाँ पर झल्लरी है, आपके फैलोपियन ट्यूब्स है, गर्भाशय है, इन अंगों पर जरूर देखें। तो यहाँ पर जो कार्य पूछा गया है वो है झालर के बारे में, फिम्बरी के बारे में दिया गया है। तो फिम्बरी के बारे में आप क्या जानते हैं, उनको आपको यहाँ पर आंसर पर कंप्लीट करना होगा। अंडवाहिनी के मुख पर स्थित अंगुली नुमा प्रवर्ध ये अंडो उत्सर्ग के बाद अंडाणु को पकड़कर अंडवाहिनी में धकेलते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटा सा एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उसके बाद है गर्भाशय की 3 परतें होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तीनों के बारे में जरूर पढ़ ले। तो यहाँ पर आपको एक हेडिंग मिल गया होगा। उसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे वो यहाँ से आपको देखना है। तो गर्भाशय की आंतरिक परत, इसमें आर्तव चक्र के दौरान परिवर्तित होते हैं। यह भ्रूण के अंतरोपण के लिए साइट प्रोवाइड करती है। फिर है आपका गैमेटोजेनेसिस और oogenesis से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो युग्मक जनन में यहाँ पर अग्रपिंडक एक्रोसोम मुख्य अंग है। फिर है शुक्राणु पुच्छ यानी कि स्पर्म टैल। तो अग्रपिंडक के बारे में क्या जानते हैं, शुक्राणु के शीर्ष पर स्थित टोपी, इसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को भेदने का कार्य करता है। शुक्राणु पुच्छ के बारे में क्या जानते हैं, स्पर्म टैल होता है। स्पर्म टैल किसे कहते हैं, तो यह शुक्राणु को तैरने के लिए गति, मोटिलिटी प्रदान करता है, जिससे वह मादा जनन मार्ग में अंडाणु तक पहुंच सके। फिर है आपका अगला टॉपिक है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति महत्वपूर्ण प्रश्न है। रजोदर्शन किसे कहते हैं, यौन आरंभ पर प्रथम मासिक धर्म की जो शुरुआत होती है उसे रजोधर्म में कहते हैं। उसके बाद है रजो निवृत्ति, यह लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाना रजो निवृत्ति कहलाता है। कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए, चाहे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। फिर है आर्तव चक्र क्या है, इसका नियमन करने वाले हार्मोन के नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले आर्तव चक्र क्या होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। मादा प्राइमेट्स में होने वाले मासिक जनन चक्र जिसे आर्तव चक्र कहते हैं। उसके बाद नियमन हार्मोन की बात करें, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स तथा अंडाशय के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन में होता है आपका गर्भावस्था रख रखाव, एस्ट्रोजन से अंतः स्तर का निर्माण होता है और FSH का मतलब होता है फॉलिकल पुटक्स की वृद्धि होती है। फिर है आपका पित्त पिंड, कॉर्पस लूटियम, ये भी महत्वपूर्ण अंग है। अंडो उत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक का शेष भाग यह भारी मात्रा में प्रोजेस्ट्रॉन को क्या करता है, स्त्रवित करता है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। उसके बाद है, अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है 2 नंबर पर,
तो ये फिर आपके 2 और टॉपिक बच जाते हैं जहाँ से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है। सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन, यहाँ पर है भ्रूणी परिवर्धन का भी टॉपिक, सगर्भता के भी टॉपिक्स को आप अच्छे से कर ले। तो ये श्योर नहीं है कि कौन से टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर के जितने भी आपके क्वेश्चन लगता है उनको कोरक खंड है, कोरक पुटी है, इनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपरा क्या है, इनके 2 हार्मोन, इसी को बदला भी जा सकता है। अपरा क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। तो भ्रूण और मां के बीच की संयोजी ऊतक जो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में सहायता करती है। हार्मोन की बात करें तो HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये अपरा के बारे में आप लिख पाएंगे। अपरा के बारे में अगर आता है तो आपको पूरी तरीके से बन जाना चाहिए। फिर है आपका दुग्ध स्त्रवण से कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, प्रथम स्तन्य क्या होता है, कीस क्या होता है, ये सभी सिनोनिम्स है। सब में आपको एक ही आंसर लिखना है। प्रसव के बाद शुरुआती दिनों में माँ के स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, इसमें AGIgA एंटीबॉडी होती है जो शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद बात करते हैं आपके जेनेटिक्स में आपको कौन से टॉपिक को ध्यान रखना है। मेंडल के नियम, मेंडल के तीनों नियम का परिभाषा पहले याद करेंगे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, व्युत्क्रम संक्रमण, रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं, 2 संकरणों का सेट जहाँ जनकों का लिंग परिवर्तित कर दिया जाता है। नर ए का जो क्रॉस होगा वो मादा बी के साथ, फिर नर बी का मादा ए के साथ। यह साइटोप्लाज्मिक या सेक्स लिंक्ड वंशागति पहचान करने में सहायता करता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अपूर्ण प्रभाविता क्या है, तो अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो जब F1 हाइब्रिड 2 जनकों में से किसी के जैसा नहीं होता है बल्कि बीच का लक्षण दिखता है, जैसे लाल रंग और सफ़ेद रंग के बीच का संकरण कराया जाता है तो गुलाबी रंग का पुष्प प्राप्त होता है। ये देखने को मिला स्नैपड्रैगन के पुष्प पर। तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ना तो इसमें प्रभावी लक्षण दिखे, ना तो अप्रभावी लक्षण दिखे, कोई और भी लक्षण यहाँ पर प्रकट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सहलग्नता और पुनर्योजन। तो ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट है कि संलग्नता और क्रॉसिंग ओवर से आप क्या जानते हैं। तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, आपका संलग्नता, लिंकेज कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान जिससे नए संयोजन बनते हैं, इसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसके बाद है आपका आनुवंशिक विकार टॉपिक से आरेख खींचने के लिए या तो उसके बारे में लिखने के लिए 101% आपके एग्जाम पर आएगा, जिसको आपको तैयार कर ले। हीमोफीलिया वर्णांधता की वंशागति आरेख आधारित आपको दिया रहेगा। 2 एक्स संलग्न अप्रभावी है, पिता XY रोग पुत्र को नहीं दे सकता, केवल पुत्री वाहक को देता है। पुत्र को रोग माता से मिलता है, इसे क्रिस क्रॉस वंशागति भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड को भी मैच करना है। उसके बाद बात करते हैं आपकी, तो हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद उत्परिवर्तन म्यूटेशन किसे कहते हैं, तो आनुवंशिक पदार्थ DNA में अचानक और स्थायी परिवर्तन जो वंशागत हो सकता है, यह जैव विविधता का मुख्य स्रोत है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, जहाँ से आपको
शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या दिया जा सकता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। तो अनुलिपिकरण, रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, यानी कि एंजाइम्स होता है, डीएनए पॉलीमरेज या कोशिका विभाजन से पहले होता है। डीएनए टू डीएनए कॉपी को कहते हैं अनुलिपिकरण, रेप्लिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है आपका, डीएनए से एमआरएनए का बनना, इसमें जो एंजाइम्स यूज होता है आरएनए पॉलीमरेज होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का पहला स्टेप्स होता है। तो इनको आपको याद रखना है। फिर है जेनेटिक कोड और अनुवाद, इनमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड की विशेषता और प्रारंभक कोडॉन और समापन कोडॉन की परिभाषा आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, त्रिक होता है ये, अगर शॉर्ट में आपको पहले रिवीजन कर लेना, जेनेटिक कोड त्रिक होता है, कॉमा रहित होता है, सार्वभौमिक होता है, अंतिव्यापी होता है, नॉन ओवरलैपिंग्स होती है। समापन कोडॉन की बात करें तो समापन कोडॉन में आता है UAA, UAG और UGA, और प्रारंभिक कोडॉन में आता है AUG। ये ऑब्जेक्टिव लेवल में भी पूछा जाता है। उसके बाद है कोडॉन और एंटी कोडॉन। तो यहाँ पर एंटी कोडॉन को लिया गया है, तो कोडॉन को भी पढ़ ले। तो इसके मेंबर्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे जरूरी नहीं कि यही एंटी कोडॉन दे दे, कोडॉन भी आ सकता है, एंटी कोडॉन भी आ सकता है। टीआरएनए का वह भाग जो एमआरएनए के कोडॉन का पूरक होता है या प्रोटीन संश्लेषण में सही अमीनो अम्ल जोड़ने में सहायता करता है। तो इस तरीके से आपको छोटे रूप में आपको इसको समझाना होता है, एक्सप्लेन होता है, ज़्यादा बड़ा कहानी आपको लिखना नहीं होता है। उसके बाद है जीन अभिव्यक्ति से और हाउसकीपिंग जीन से। तो जीन अभिव्यक्ति में आपको लैकोपेरॉन तो आएगा, आपके बड़े क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। जीन अभिव्यक्ति, जीन से कार्यात्मक उत्पाद प्रोटीन बनने की प्रक्रिया, जीवाणुओं में यह ओपेरॉन मॉडल द्वारा नियंत्रित होती है, जीन का रेगुलेशन। उसके बाद है आपका हाउसकीपिंग जीन्स क्या है, तो ये डीप ऑफ द इनसाइड ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा। वे जीन्स जो जीवन के लिए आवश्यक कार्यों जैसे श्वसन के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं, उसे कहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। तो इसमें से आपके जीन्स कितने टाइप्स के होते हैं उनको आप देख ले। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद है विकास से आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले विकास के प्रमाण और सिद्धांत, इसके लिए जो बेस्ट वे होने वाला है कि जो टॉपिक्स बताया जा रहा है उस टॉपिक्स को पूरा आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है, तो जल्दी इस तरीके से इसको पूरा कवर कर पाएंगे। तो अपसारी वर्सेस अभिसारी विकास के बारे में, तुल्य रूप अंग के बारे में, तो समजात अंग क्या होते हैं, अपसारी को ही समजात अंग कहते हैं। होमोलॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है अभिसारी, तुल्य रूप अंग भी कहते हैं, और समवृत्ति अंग भी बोलते हैं। पूर्वज समान होगा लेकिन कार्य भिन्न होगा तो उसे अपसारी कहेंगे। पूर्वज का समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। उदाहरण में आपका जाएगा बैल, चीता, मानव के अग्रपाद। और अभिसारी की बात करेंगे तो पूर्वज अलग होगा, कार्य समान होगा, पक्षी और तितली के पंख। तो इस तरीके से दिमाग पर रखोगे तो ये आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। फिर हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत आ जाता है, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। आदर्श जनसंख्या में एलील आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। तो आदर्श जनसंख्या में जो एलील होती है, एलील के बारे में याद कर ले यहाँ पर, और इसका जो इक्वेशन होता है P+Q=1, विचलन विकास का संकेत है। तो हार्डी विनबर्ग को जरूर पढ़ ले। मानव विकास से क्वेश्चन बहुत बार अब दिया जा रहा है, जिसमें रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, होमो हैबिलस, तो इनमें आपको पूरा पढ़ना है मानव विकास को। ड्रायोपिथेकस में आपका क्या होता है, अधिक कपी के समान एप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। रामापिथेकस में
अधिक मानव के समान सीधे चलते थे। होमो हैबिलस की बात करेंगे तो प्रथम मानव, औजार निर्माता, मस्तिष्क होता था उनका 650 से 800 सीसी और शाकाहारी होते थे। और ऑस्ट्रियोपिथेसिस के बारे में भी आपको पढ़ना है, भी एग्जाम पर दिया गया था। तो इनकी पूरी फैमिली को आप एक लिस्ट बना ले ताकि ये चीज़ें आपका कवर हो जाएगा, ये टॉपिक्स आपको पूरा करना है। उसके बाद है आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग का टॉपिक दिया गया है उनका जीन्स। तो ये उनका जीन्स उसमें आता आपका वंशागति का आणविक आधार, जहाँ पर उनका जीन्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कैंसर उत्पन्न करने वाला ये जीन होता है ओंकोजीन्स। सामान्य कोशिकाओं में या प्रोटो ओंकोजीन्स के रूप में होते हैं जो कार्सिनोजन यूवी किरणें रसायन से सक्रिय होकर अनियंत्रित विभाजन ट्यूमर करते हैं। तो आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनिंग करना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है इन सभी के आंसर्स को। फिर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जहाँ पर आपका क्या क्या क्वेश्चन है। घरेलू और औद्योगिक उत्पाद से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। दूध से दही और फल रस की सफाई। तो दही कैसे बनता है आपका, लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टिक अम्ल बनाकर दूध के प्रोटीन को क्या करते हैं, जमाते हैं और विटामिन B12 बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में आपको पता रहेगा तो खुद से आंसर आप इसको कर पाएंगे। 30 से 40 वर्ड पर आंसर आपको करना रहेगा। फल रस की बात करेंगे तो यहाँ पर पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम रेशों को घोलकर रस को साफ करते हैं। तो कर्ड और इसके बारे में फल रस के बारे में आपको करना है। उसके बाद है सिरका उद्योग और स्टैनिन। तो सिरका एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। सिरका का उपयोग जानते हैं। सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। तो और भी इनकी जानकारी है तो उन जानकारियों को इंक्लूड करना होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर। स्टैनिन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक ईस्ट से ये प्राप्त होता है। यह रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मोनाकस प्यूरियस ईस्ट से ये प्राप्त होता है स्टैनिन। इस तरीके से और भी आपका जो सिरका उद्योग है, स्टैनिंग है। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स है उनको आप ध्यान रखें। तो टॉपिक से क्वेश्चन जरूर कर ले। उसके बाद है एंटीबायोटिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिजैविक क्या है, 5 स्रोत बताना है। तो इनमें से आपके और भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त रसायन जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो जहाँ पर आता है पेनिसिलियम नोटेटम, ये कवक होता है पेनिसिलियम का। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। सिर्फ यहाँ पर प्रतिजैविक को सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है, ये घुमा के पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में पूछ दे, या आपको पूछ दिया जाए स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के बारे में, या बैसिलस सबटिलिस के बारे में आपको पूछ दिया जाए, या एस्प्रेगिलस के बारे में पूछ दिया जाए, या ट्राइकोडर्मा के बारे में पूछ दिया जाए। तो प्रतिजैविक सभी का नाम याद करें और साथ में उनके बारे में भी, स्रोत के बारे में भी याद रखें। ऊर्जा और कृषि में से क्या टॉपिक है, बायोगैस और जैव उर्वरक। बायोगैस यानी कि मेथेनोजन गोबर के सेल्यूलोज का अपघटन कर मीथेन गैस बनाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, पूरा इस तरीके से पढ़ना है ताकि 2-2 नंबर के जो भी क्वेश्चन आए वो आपको लिखने आ जाए। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव जो मृदा उर्वरता बढ़ाते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा राइजोबियम। इसके बारे में भी पूछ सकता है आपका राइजोबियम के बारे में, जहाँ पर दलहन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एजोटोबैक्टर के बारे में आया तो मुक्त जीवी होता है। ग्लोमस के बारे में आया माइकोराजा, तो ये फास्फोरस का अवशोषण करता है। ताकि इनके बारे में कम से कम दिमाग में रखे, इन शब्दों को आपको भूलना नहीं है। जो मेन वर्ड भी आपका आता है वो भी आपके क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपकी पारिस्थितिकी से, इकोलॉजी से क्या क्वेश्चन है। यहाँ से पर्यावरण रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर अपघटन किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है, या उसके अंदर के भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, जैसे कि लिट्टर और अपरद
यानी कि डिस्ट्रस और खाद्य श्रृंखलाएं। तो यहाँ पर लिट्टर वर्सेस अपरद। लिट्टर का मतलब होता है जमीन पर गिरा कचरा, ताज़ा गिरे पत्ते को लिट्टर कहते हैं। और अपरद आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ जिसे केचुए खाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अपरद कहते हैं, डिस्ट्रस कहते हैं। फिर है चारण श्रृंखला। सूर्य, घास, बकरी, शेर प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा है। अपरद श्रृंखला की बात करेंगे, मृत पत्ती, केचुआ, पक्षी, मृत कार्बनिक पदार्थ। तो ये टॉपिक है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। और इनमें क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, उनको भी करेंगे, तो आपको जल्दी 2 नंबर के क्वेश्चन को कवर अप कर पाएंगे। उसके बाद है पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में आपको करना है, जहाँ पर पारिस्थितिकी के पिरामिड किसे कहते हैं या पारिस्थितिकी के नियम को बताना है, जहाँ पर आपको पिरामिड भी दिया जा सकता है। तो कोई भी टॉपिक से लिया जा सकता है जिसको आपको देखना है। यहाँ से आपका बाहर क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो घास का पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है, वृक्ष का पिरामिड है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप याद कर ले ताकि इजी हो जाएगा। इसमें जो ऊर्जा होता है सदैव सीधा होता है, ऊर्जा के 10% नियम से घटती है, तो इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने आ जाएगा। फिर आपकी बात करेंगे तालाब का, ये भी सीधा होता है, जिसमें पादप पल्लवक, प्राणी पल्लवक और मछली आते हैं इसमें। उसके बाद है आपका वृक्ष में एक वृक्ष, फिर अनेक पक्षी और हजारों परजीवी कीट आते हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और ये 7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। थैंक यू सो मच।